जो कतरी जहाज था और उसके बाद जो इंडियन जहाज था, ये 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया। वो जहाज थे जिन्होंने IRGC और ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की थी और एक न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, ये ईरान का कहना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि क्योंकि ऑलरेडी डीमाइनिंग का अमल अभी चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, आबनाए हॉर्मुज के अंदर, तो इसलिए भी जो चैनल दिए गए थे वहीं से जाना जरूरी था। अब उसके जवाब में अमेरिका ने कल रात को भी 140 जगहों के ऊपर मुख्तलिफ निशानात पर बमबारी की है। अभी भी हम दोबारा ईरान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान जो है रिटेलिएट करेगा। विद दैट कल गुज़िश्ता रोज सैयद अब्बास अराक़ची ने ओमान का दौरा किया और ओमान के उसमें वहाँ उस मीटिंग के अंदर जो कतरी सालसीन और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सालसीन भी शायद उसमें मौजूद थे। कतर की जानिब से ये बात एक जॉइंट फ्रेमवर्क की बात की गई कि आबनाए हॉर्मुज के कंट्रोल के लिए गोया ओमान, कतर और ईरान, लेकिन ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ईरान का ये कहना है कि ये आबनाए हॉर्मुज जो है वो ओमान और ईरान की है, वो कंट्रोल करती है और कतर का इसमें कोई रोल नहीं है। और कतर का जो सालिस का किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं इकोनॉमिक रोल है, वहीं तक ही उसको अपने आप को सालसी को महदूद कर देना चाहिए। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम मजीद अटैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही सालिस है पूरे प्रोसेस के अंदर जो कि न्यूट्रल भी है और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त भी एफर्ट्स चल रहे हैं। हमने देखा कि जुमेरात के दिन जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास अराक़ची और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी रब्ता हुआ था और इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिएटर्स दोनों फरीक़ैन को किसी न किसी तरह ये चाह रहे हैं कि डिफ्यूज करके जल्द से जल्द पाकिस्तान की एफर्ट्स कितनी कारगर होती हैं ये भी बात करें। बहुत शुक्रिया अनस मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज बंद किया, फिर ईरान ने हमला, अमेरिका ने हमला, और अब हम मुसलसल जो देख रहे हैं वो है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट, हमला, फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट, फिर हमला, इन्हीं हमलों के साथ साथ चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने जो अपनी टीम है, जर्ड किश्नर भी है, स्टीव विटकॉफ है, उनको कहा कि बातचीत जारी रखी जाए। 3 हफ्ते गुजर गए, 5 हफ्ते बाकी रह गए हैं, कोई ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है सर? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने इनवाइट किया है। देखिए इतना आसान नहीं होगा, ख़ास तौर पर पूरी ऑल आउट जंग हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, किसी साइड को भी 100% क्लैरिटी नहीं है कि वो कितनी कामयाबी उनको हासिल हुई। कोई भी साइड शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और डिस्ट्रक्शन हुई ईरान की। ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा मिथ और बुज़ोम और इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ अमेरिका का। जी। अब इस रोशनी में दोनों ममालिक ऑप्टिकली जंग जीतना चाहते हैं, और अगर आपने कहा, जैसे आपने पूछा कि 3 हफ्ते गुजर गए और 5 हफ्ते रह गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री से सीख लेते हैं। JCPOA जो 2015 दिसंबर में साइन हुआ था, उससे पहले 25 महीने पहले इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो गया था नवंबर 2013 में। तो मैंने लिंक करने की ये कोशिश की है कि जब इंटरिम होने के बावजूद 25 महीने लगे थे उनको दोबारा कन्वर्ज करने में, और ये ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं हुई थी, दोनों मुल्कों के दरमियान स्टेट ऑफ हॉर्मुज का डिस्प्यूट नहीं था। सबसे ज्यादा ईरान के जो 87 स्पिरिचुअल लीडर उस वक्त शहीद नहीं हुए थे, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद नहीं हुए थे, 20,000 इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हुए थे, और सबसे बढ़कर उस वक्त आयतुल्लाह खामनाई जो हुकूमत में थे उनको कुछ नहीं हुआ था। इसलिए अब आप देखें कि अब सिर्फ ये नहीं हुआ कि जंग जीतनी है, आपने अभी जो बरियल में देखा जनाजे में आयतुल्लाह खामनाई के, एक एलिमेंट ऑफ हेट और रिवेंज ऐड हो गया, जो कि एक न्यू फाउंड एक फिनोमेना है ईरानी कल्चर के दौरान। एक और चीज भी ईरान के फायदे में हुई कि जब एक्सटर्नल हमला होता है तो जाहिर एक यूनिटी आ जाती है कौम के अंदर। जनवरी इसी साल देखिए 6 महीने पहले बड़े जबरदस्त मुजाहरे हो रहे थे और लग रहा था कि शायद हुकूमत टॉपल हो जाए किसी वक्त भी, और हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा सैकड़ों या हजारों कैजुअलिटीज शहादतें हुई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत नहीं बदली। तो वो एक एलिमेंट ये दो मुल्कों का आपस में है। थर्ड डायमेंशन क्लोजिंग के वक्त में इजराइल फैक्टर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त जो है वो एग्जिस्टेशनल थ्रेट है ये पीस होना, और उसके लिए सुइसाइडल है अगर ये साइन हो गए। तो जितना ज्यादा अमन होगा उतना ही ज्यादा खौफनाक उसका करियर इफेक्ट होगा नेतन्याहू का। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में ये तो सारी चीजें सर जो हैं आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वाला मामला है, लेकिन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट भी कर रहा है। उसमें डार साहब का इराक़ची के साथ भी बात हुई, फरहान बिन फैसल साहब के साथ भी बात हो रही है, वज़ीर आज़म भी कतर का दौरा करेंगे। डीएस्केलेट करना एक चीज़, आपने हरमस का खोल देना, और वो चीज़ें जो आज से 2 हफ्ते पहले हो रही थी
वहां तक ले जाना आप समझते हैं वो मुमकिन हो पाएगा? जी, मेरा ख्याल है दोनों ममालिक के पास मुदस्सर साहब चॉइस नहीं है। देखिए, अमेरिका के पास मिलिट्री चॉइस है, लेकिन जब आप मिलिट्री अप्लाई करते हैं तो फिर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी आपने हासिल करने होते हैं, और वो अगर हासिल होने होते तो 40 दिन की जंग में हो चुके होते। सही। अगर वो उस वक्त नहीं हुए तो 40 दिन और भी खुदा ना खासा जंग हो गई तो नहीं हो सकेंगे। मेरा ख्याल ये है, नंबर 1। अगर ये माना जाए कि 40 दिन में ईरान को घुटने टेकने पर और शिकस्त देने पर अमेरिका कामयाब हो जाएगा, मेरा मानना वो भी नहीं है कि नहीं हो सकेगा। तो जब ये कुछ नहीं हो सकेगा तो कम से कम ये जो दोनों साइडें हैं, ईरान और अमेरिका, इन्होंने रियलाइज कर लिया है कि चाहे अप्स एंड डाउन्स होते रहे, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता रहे, एस्केलेशन लेडर ऊंच नीच होती रहे, लेकिन वो बिलो द फुल ऑल आउट वॉर से नीचे रहेगी दोनों तरफ से, ये मेरा मानना है। उसके बाद कन्वर्जेंस होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन इसमें जो खतरनाक पहलू इस वक्त ये है वो नेतन्याहू का ही है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, उसका इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर में, उसको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो वो हार जाएगा, क्योंकि एक सर्वे हुआ है, चैनल 12 ने किया, इजराइल का चैनल है, उसने कहा है सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि वो जंग जीते हैं, बाकी 89% नहीं ऐसा समझते। 71% और ट्रंप एतबार करने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का लीवरेज ईरान के साथ बातचीत करते वक्त इजराइल पर वो नहीं है जो पहले था। अब ट्रस्ट पहले ही खराब है ईरान का, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, वो नेतन्याहू की बात मानते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो साबित करें कि मैं उनके बहकावे में नहीं आ रहा। जंग होना तो चलो हम भूल सकते हैं कि किसकी गलती या मिसजजमेंट से हुई थी, दोबारा जंग शुरू करने के तो कोई माफी नहीं हो सकती ना किसी साइड को भी, खासतौर पर जिसने अटैक किया उसने ऑब्जेक्टिव दिखाने प्रेसिडेंट ट्रंप को यही चीज रोक रही है कि एक तरह उनका इलेक्शन आ रहा है, उनको पता है कि ऑलमोस्ट ड्रैग नहीं करना चाहते जंग को। तो ये सारी बातें मिलाकर जंग के ना जाने के हक में मुझे ज्यादा दलाइल लगते हैं कि फॉर्मली नहीं आउटब्रेक हो। सही जी। सब आखिर में ये कि ओमान और ईरान के दरमियान आपने हॉर्मस के फ्रेमवर्क के हवाले से कोई आपको नज़र आ रहा है कि काबिल अमल फ्रेमवर्क हो जाए? एक कह रहा है कि नॉर्थ वो संभाल लें, दूसरा साउथ संभाल लें, लेकिन ईरान उस पर नहीं राजी हुआ। कोई काबिल अमल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है कि हो जाए और आपने हॉर्मस खुला रहे? देखिए मुदस्सर, कभी भी ईरान नहीं चाहेगा कि अपनी साइड को बंद कर दे दुनिया के लिए और इधर से ट्रैफिक खत्म हो जाए और ओमान के पास चली जाए। इसका तो मतलब यह है कि सारे का सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इनडायरेक्ट कंट्रोल, चाहे वो टैरिफ के बगैर भी हो, इन्फ्लुएंशियली तो फिर ओमान के पास चला गया। मेरा नहीं ख्याल ईरान कभी ऐसा मानेगा। और दूसरी बात, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान की तरफ से खुले या ईरान के बॉर्डर के करीब जो खुले, तो फिर इफेक्टिवनेस तो ईरान के हाथ में लीवरेज या बार्गेनिंग के लिए तो कुछ नहीं बची। इसीलिए वो ओमान को कन्विंस कर रहा है कि हम मिलकर करें, तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। लेकिन मेरा ख्याल है, अभी आखिरी जुमला मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ईरान को पता है कि ये लीवरेज लॉन्ग टर्म या एवर नहीं हो सकती। वो मुझे लगता है कि ये बार्गेनिंग चिप और एक लीवरेज लेने के लिए कर रहा है, ताकि बाद में चाहे वो एसेट्स फ्रीज हो, कि डी एस्केलेशन हो, वेपन्स पुल बैक करें, इनके बेसिस को पीछे निकाला जाए जो मिडिल ईस्ट में है, कहीं ना कहीं लगता है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा तो ईरान मान जाएगा। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, भाई तेरे साथ मौजूद थे। अब देखना यह कि ईरान के मामला किस तरह से आगे बढ़